अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अजहरुद्दीन है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ डॉक्टर शाहिद अवान मौजूद हैं और हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से डिस्कशन करने वाले हैं। और वो टॉपिक है कि एमबीबीएस करने के बाद आपकी एज ए डॉक्टर लाइफ किस तरह से गुजरती है। हम लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं इस वक्त। तो डॉक्टर शाहिद, सबसे पहले ये बताइए कि अभी तक का आपका डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस, एज ए डॉक्टर एक्सपीरियंस कैसा रहा है, थोड़ा समराइज़ करें। सबसे पहले तो शुक्रिया डॉक्टर अज़हर, आपने मुझे इस काबिल समझा। देखें, डॉक्टर्स लोगों की परसेप्शन बनी हुई है कि इंसान जब डॉक्टर बन जाता है तो ये खरबों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से बड़े पैसे कमाता है और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। ये सब कहने की बातें हैं। इंसान जब एमबीबीएस करता है, एमबीबीएस के दौर में भी टोटली अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट होता है। और जब आप एमबीबीएस कर लेते हैं, आप जब मार्केट में आते हैं, आपने फ़र्ज़ किया, आपने एमबीबीएस किया, उसके बाद आपने अपनी हाउस जॉब की। हाउस जॉब का जैसे ही आपका ड्यूरेशन पूरा होता है, फिर उसके बाद जब आप मार्केट में आते हैं, मार्केट में आने का मकसद ये है कि जब आप बाहर आते हैं हाउस जॉब करने के बाद, तो आपके ऊपर घर की भी ढेर सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, आपके ऊपर लोगों की भी ढेर सारी उम्मीदें होती हैं। लेकिन आप जैसे ही मार्केट में आते हैं, यानी कि आप अपनी जॉब को तलाश करना शुरू करते हैं, तो आप जैसे ही जॉब तलाश करने लगते हैं, लेकिन आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आजकल जॉब्स नहीं मिल रही। अगर आपको जॉब मिलती भी है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो भी इतनी कम तनख्वाह पे मिलती है कि इससे ज़्यादा किसी कंपनी का फोरमैन कमा रहा होता है। बास तो आपको 60,000 रुपया आजकल जो चल रहा है, इन्वायरमेंट चल रहा है, या जो मार्केट रेट चल रहा है, एक सिंपल एमबीबीएस को 60,000 रुपया देते हैं अल्टरनेट नाइट का। मॉर्निंग में तो वो आपको लेंगे नहीं, इवनिंग में या अल्टरनेट नाइट में रखेंगे और उसमें वो आपको 60,000 रुपया देंगे। अब 60,000 रुपये में अगर आपके घर से दूर है हॉस्पिटल, तो आप ये मुझे बताएं कि पेट्रोल का ख़र्चा कैसे पूरा करेंगे। मुझे ये बताएं, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने बच्चों के खर्चात कैसे पूरा करेंगे। तो एमबीबीएस के बाद ही तो असल लाइफ स्टार्ट होती है डॉक्टर की। तो डॉक्टर शाहिद, जो परसेप्शन बना हुआ है बेसिकली, अभी आपने इनकम के हवाले से बात की, आपने बात की कि मार्केट में जॉब्स नहीं हैं। तो एक पाकिस्तानी डॉक्टर एमबीबीएस के बाद अपने आप को फिर किस तरह से एक आइडियल तरीके से तैयार करे कि वो मार्केट में पूरा उतरे, और एज अ डॉक्टर वो फिर किस तरीके से बेहतर कमा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। देखिए डॉक्टर साहब, हमें ना एज ए डॉक्टर, हमें भेड़ चाल पे लगे हुए हैं हम लोग। अगर हमारा कोई जानने वाला सर्जरी में जा रहा है, तो हम सारे के सारे उसको देखते देखते सर्जरी में चले जाएंगे। अगर कोई हमारे जानने वाला ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का कोई रिजल्ट पेपर पास कर रहा है या उसका ट्रेंड बना है, तो हम लोग उसके ऊपर चलना शुरू कर देंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम भी वो करें। मैं, जो हमारे दोस्त अभी एमबीबीएस कर रहे हैं या एमबीबीएस कर चुके हैं या जो अभी हाउस जॉब में हैं, मैं उन्हें बस इतना कहूँगा कि आप अपने आप को हर किस्म से मेंटली स्टेबल करें। आप बाहर के इम्तहानात दें, आप यूएसए में भी करें, आप लैब निकालें, आप हाथ का इम्तिहान देकर दुबई, अबू धाबी या सऊदीया निकल जाएं, तो वो आपके लिए बेस्ट है। आप वहाँ रहकर एमआरसीपी करें। अब रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि आयरलैंड ने भी पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। अब पंजाब में कुछ अर्सा पहले वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, तकरीबन 100 के करीब मेडिकल ऑफिसर्स, वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स के लिए। तो उसमें तकरीबन 11,000 के करीब, 11,000 के करीब ख़वातीन ने, हमारी ख़वातीन बहनों ने, डॉक्टर्स ने अप्लाई किया हुआ था। और 100 सीट के लिए 11,000 लड़कियों का अप्लाई करना एक क्वेश्चन मार्क है। तो हमें अपने आप को, अगर हमें स्टेबल करना है, तो हमें भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए। हमें दूसरी सर्जरी के अलावा ढेर सारी फैकल्टीज़ हैं, यानी कि हम एमपीएच करके डब्ल्यूएचओ को ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग एमफिल करके बायोकेमिस्ट्री का लेक्चरर लग सकते हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बन सकते हैं। लाजमी नहीं है। अब हमारे जो सर्जन हैं, जितने पीजीज़ हैं, ऑर्थोपेडिक कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर रहे हैं, तो उनसे जब मैं जाकर मुलाकात करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ, तो वो कहते हैं कि बाहर इतना ओवर सेचुरेटेड हो चुके हैं हम एफसीपीएस वाले सर्जन भी, कि हमें कमाने में ढेर सारी दुश्वारियाँ आ रही हैं। तो ढेर सारी मुश्किलात होती हैं। जो लोग, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि लोग जो समझते हैं कि एमबीबीएस करने के बाद खरबपति हो जाता है डॉक्टर, ऐसा नहीं है। असल ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं वो आप एमबीबीएस के बाद ही देखते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं, आप अगर एमबीबीएस कर रहे हैं तो एमबीबीएस के साथ साथ ड्यूरिंग हाउस जॉब भी
आप अपना OET निकालें। आप OET निकालने के बाद अपना प्लैब के लिए सोचें। प्लैब पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए अगर नहीं निकल रहा तो आप ऐसा करें कि आप FCPS में आ जाएं। FCPS भी आपका कंटिन्यू हो और आप साथ में, अगर आपने मेडिसिन में दिया तो MRCP कर लें, और अगर आप सर्जरी में दे रहे हैं तो MRCS की तरफ जाएँ। तो डॉक्टर शायद अभी आपने बताया कि हालात कुछ बेहतर नहीं हैं पाकिस्तान में डॉक्टर्स के, तो ये जो हालात हैं ये अभी गुज़िश्ता जो हुकूमत के जो बदलाव हमने देखे हैं 2022 में गालिबा, तो उसके बाद से हुआ है या फिर इससे पहले से ही इस तरह के हालात थे? देखिए, पाकिस्तान में टोटल जो जब से ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई हैं, इन्होंने और जो डॉक्टर्स की तादाद है या डॉक्टर्स की क्वांटिटी कह लें, उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ है। अब तकरीबन गैर सरकारी जो नताइज हैं, या आप कह लें कि रिज़ल्ट्स कह लें या रिसर्च कह लें या आप तहकीक कह लें या कुछ भी ऐसा कह लें, उसके मुताबिक हर साल पाकिस्तान में 18,000 बच्चा MBBS करके निकलता है। 18,000 वो वाला, फिर आपसे पीछे वाला 18,000, तो ऐसे ही सैकड़ों की तादाद में जो डॉक्टर्स हैं वो बेरोज़गार बैठे हैं, सैकड़ों की तादाद में। और फिर उसके बाद एक और गैर सरकारी वो है, यानी कि एक तहकीक हुई हुई है, एक रिसर्च हुआ हुआ है हमारा, ऐसे ही 18,000 पाकिस्तान को और 5,000 के करीब 5-7 हज़ार के करीब बाहरले ममालिक, अज़रबैजान, चाइना, यहाँ से MBBS करके आता है। टोटल आप ऐसा कह लें कि पाकिस्तान में हर साल 25,000 के करीब डॉक्टर्स बनते हैं। आगे जब मार्केट में हम लोग आते हैं या आगे हम लोग आते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक तो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकलती बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स की, और दूसरा अगर जॉब्स निकलती भी हैं तो उसमें जो जिसका हक होता है उसके हक को मार के हम लोग पर्ची सिस्टम पे हम लोग या पैसों पे वो उन्हें सीट मिल जाती है। तो इस तरीके से जो डॉक्टर्स का जो उन्होंने मिथ बनाया हुआ था कि जो हम लोग सोचते थे, मैं अपने साथ का बता रहा हूँ कि मैं जब MBBS में नहीं आया था उस दौरान मैं सोचता था कि मैं जब MBBS कर लूँगा तो मैं अच्छा खासा ह्यूज इनकम मेरी होगी, मैं गाड़ी भी ले लूँगा, अच्छा सा घर भी बना लूँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। लेकिन जब मेरा MBBS मुकम्मल हुआ और MBBS मुकम्मल होने के बाद जब मैंने बाहर आया, हॉस्पिटल्स में जाना शुरू किया, तो मेरी जो पे थी, जो हमारा पुराना हेड नर्स है हमारे हॉस्पिटल का, उससे भी कम थी मेरी पे। फिर उसके बाद मैंने कहा कि FCPS कर लेंगे। अब मैं FCPS का ट्रेनी हूँ, तो मैंने सोचा कि FCPS के बाद ह्यूज इनकम आ जाएगी। लेकिन FCPS जिनका क्लियर हो चुका है, जब उनकी हालत सारी यहाँ पे देखता हूँ तो उनकी भी यही हिसाब किताब है। तो अगर हम बात करें कि डॉक्टर्स की आजकल सिक्योरिटी पे भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। हम लोग कई वाक़यात देखते हैं कि डॉक्टर्स पे जो है फायरिंग हो जाती है, या कोई अटेंडेंट जो है वो डॉक्टर, अभी रिसेंटली लाहौर का वाक़या एक हुआ था, तो इसके हवाले से ज़रा बात कीजिएगा कि ये इसकी एक्चुअल वजह क्या है? क्योंकि हम लोग एज ए डॉक्टर्स, हमारी रिस्पेक्ट तो है माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में, लेकिन ये जो इंटॉलरेंस है टुवर्ड्स द डॉक्टर्स, ये क्यों है पाकिस्तान में स्पेशली? देखें, जो अटेंडेंट आता है ना हमारे पास, अटेंडेंट ये सोच के आता है कि डॉक्टर्स जो हैं इनको उन्होंने, हुकूमत ने इनको तमाम किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। हमारा पेशेंट आएगा, पेशेंट उसी वक्त मिनटों में ठीक हो जाएगा और हम उसको उसी वक्त उठा के घर लेकर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज़ का फुकदान है। हमने रिपोर्ट तो ख़रीद लिए 4 अरब के, लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं है, सर्जरी में हमारे पास OT टेक्नीशियन स्टाफ कम है। अब अटेंडेंट आया, अटेंडेंट ये तसव्वुर करके बैठा है कि मुझे सारी की सारी दवाइयाँ यहीं से मिलेंगी, हॉस्पिटल से मिलेंगी। जब आप उसको कोई दवाइयाँ बाहर से लिख कर दोगे तो वो आपके ऊपर गुस्सा होगा, आपको डांटेगा, आपके साथ लड़ेगा, आपको मारेगा। असल में मसला ये है कि हमारे पास हुकूमत की तरफ से नेग्लिजेंसी है। हुकूमत कंसंट्रेट नहीं कर रही सही तरीके से हॉस्पिटल्स पे, सिर्फ माल बनाओ और ख़ुद खाओ और अपने साथ वालों को भी खिलाओ, इस बार वाले पे वो अमल कर रहे हैं। हमारे पास रिसेंटली, मैं आपको ज़्यादा दूर में एक हफ़्ते पहले का वाक़या सुनाता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। मेरे एक दोस्त हैं, वो NICH में होते हैं, NICH में वेंटिलेटर पे होते हैं, वहीं यानी कि NICU में होते हैं वो। तो क्या हुआ, कुछ अटेंडेंट आए, पेशेंट क्रिटिकल था,
क्रिटिकल पेशेंट को लेकर आए तो उन्होंने देखा पेशेंट एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए। दरवाजे तोड़कर उनको तशद्दुद किया, जिसमें से उनकी एक आंख ज़ाया होते होते बची। रीज़न क्या? रीज़न ये कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। कहाँ से? स्टार्टिंग से कैसे कि हमारे इर्द गिर्द जो क्लिनिक खुली हुई है उसके अंदर क्वैक्स बैठे हुए हैं। वो मरीज़ को सही तरीके से देखते नहीं हैं। मरीज़ ख़राब कर कर वो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में भेजते हैं। तो वो क्वैक्स को बंद करना किसका काम है? एज ए डॉक्टर मैं तो नहीं जाके बंद करूँगा उनकी क्लिनिक्स, गवर्नमेंट का काम है। अब गवर्नमेंट उसके ऊपर तवज्जो नहीं देती। अब क्वैक्स को पेशेंट ख़राब करते हैं, वो उनके सताए हुए होते हैं अटेंडेंट्स, वो जब आते हैं फिर उनका गुस्सा भी हम पे निकलता है। डॉक्टर्स के ऊपर एक तो गवर्नमेंट का गुस्सा निकालते हैं, दूसरा क्वैक का गुस्सा निकालते हैं, और तीसरा गुस्सा उनको इस चीज़ का होता है कि हमारा मरीज़ डॉक्टर सही तरीके से नहीं देख रहे। अब डॉक्टर्स के पास जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जितने इक्विपमेंट हैं, उतनी सारी चीज़ें वो बेचारा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब उसके पास चीज़ें मुकम्मल नहीं होंगी, आप एक फौजी को बगैर बंदूक के लड़ाई करने के लिए बॉर्डर पे थोड़ी ना भेजेंगे। आप पहले उसको मुकम्मल इक्विपमेंट देंगे, उसको मुकम्मल तैयार करेंगे, उसके पास भेजेंगे। अब डॉक्टर्स के पास एक सामान ही नहीं है, मेडिसिन नहीं है, सर्जरी का सामान नहीं है, वेंटिलेटर पूरे अवेलेबल नहीं है, इंक्यूबेटर अवेलेबल नहीं है, तो वो गरीब कहाँ से? उसकी सैलरी खुद की 100 यानी कि 1,50,000 है। अब वो 1,50,000 रुपये में मैंने अक्सर डॉक्टर्स को देखा है कि वो अपनी जेब से पैसे दे रहे होते हैं मेडिसिन बाहर से मरीज़ को खरीद के देने। और डॉक्टर शायद अभी तक आपने जो रीजंस बताए हैं, जितने भी रीजंस बताए हैं, इससे पता चल रहा है कि डॉक्टर्स जो है वो अब्रॉड मूव क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान से मुख्तलिफ ऑप्शंस को इख्तियार करते हुए। तो पाकिस्तान में कोई पॉजिटिव भी है डॉक्टर्स से रिलेटेड, या अभी तक सिर्फ आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक सिर्फ कौन सी आपने देखे? पाकिस्तान में रहने का डॉक्टर्स का मुस्बत पहलू ये है कि अगर आप पाकिस्तान में डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम परेशानियां डॉक्टर्स पे ही टूट पड़ी हैं और सारे के सारे डॉक्टर्स परेशान घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कुछ वक्त होता है, कुछ फेस होता है, स्ट्रगलिंग फेस कह लें इसको, ये हर शख्स की ज़िंदगी में आता है। चाहे आप किसी भी डिग्री, कोई भी डिग्री कर लें, MBA कर लें या BE कर लें या चार्टर्ड अकाउंटेंट CA भी कर लें, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रगलिंग फेस आता है, तो उससे हमें लड़ना पड़ता है। जो शख्स उससे लड़ जाता है ना, तो वो कामयाब ठहरता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कामयाब डॉक्टर हैं, जैसे हमारे वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर साहब खालिद नियाज़ साहब, वो भी डॉक्टर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इज़्ज़त दी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपको माशरे में एक अलहदा एक जो मकाम मिलता है ना, उसका अलग ही एक पहचान होती है। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं जब अपने एरिया में जाता हूँ तो मुझे ऐसे कदर की निगाह से देखा जाता है कि एक तरफ हमारे टाउन के सेंट्रल यानी कि चेयरमैन बैठे होते हैं पूरे टाउन के, और एक तरफ मैं बैठा होता हूँ, तो वो दोनों को एक बराबर का रिस्पेक्ट मिल रहा होता है, तो एक अलग चार्म है। और आप जब एक गरीब पेशेंट आता है आपके पास, सब कुछ पैसा नहीं होता, आपके पास एक गरीब पेशेंट आता है, एक गांव से आया, फ़र्ज़ किया सिंध के किसी अंदरूनी शहर से आया, वो अपनी गाय बकरी भैंस बेच के आया, लेकिन जब आप उसको इलाज करते हो ना, तो फिर उस इलाज के बाद जब वो सेहतयाब होकर आपके पास से जाता है और आपका दिल जो इस चीज़ से मुतमईन होता है ना, उसका एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही लुत्फ़ है। तो डॉक्टर्स के ढेर सारे मुस्बत पहलू हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे गिनाता यानी कि काउंट करवाना शुरू करूँ तो ढेर सारे हैं, तो मैं गिनाता ही रहूँगा मैं आपको। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शाहिद अवान, जिन्होंने बात की कि कौन कौन से फैक्टर्स डॉक्टर्स को फेस करने पड़ते हैं आफ्टर MBBS। कई चीज़ें होती हैं जो इंसान के सामने खुल के सामने नहीं आती, जिन पे बात करना ज़रूरी है। तो आज हमने सोचा कि इसी हवाले से बात की जाए। हर इंसान की अपनी एक अलहदा राय होती है। आपकी एज अ व्यूअर अलग राय हो सकती है, मेरी एज अ होस्ट अलग एक ओपिनियन हो सकता है, और डॉक्टर शाहिद का अपना एक अलग ओपिनियन हो सकता है। तो एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे के ओपिनियन को सुनना और उस हवाले से अपने आप को इम्प्रूव करना कि अगर हम पे कोई कमी है या हम अपने आप को कहीं बेहतर बना सकते हैं, ये हमारे लिए एक अव्वली तरजीह होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद, आपने डिफरेंट
जो भी एस्पेक्ट्स पे उनको हाईलाइट किया, और आई होप काफ़ी एक पिक्चर क्लियर हुई होगी इस वीडियो के थ्रू। जो भी आने वाले हमारे डॉक्टर्स हैं, पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, तो हम लोग अपने चैनल में और ज़्यादा हाईलाइट करते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मेरे इस चैनल बनाने का मकसद यही है कि आगे जितने भी हमारे आने वाले अपकमिंग डॉक्टर्स हैं उनको अंदाज़ा हो कि आगे हम फील्ड में हमें क्या क्या हमें फेस करना है। मैं भी अभी स्टार्टिंग लेवल पे हूँ, तो मुझे भी अभी आगे देखना है कि मुझे एज अ डॉक्टर आगे क्या फेस करना है। तो ये चीज़ मेरे लिए भी सीखने वाली थी काफ़ी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह।